श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के नागौर केंद्र के चिरमी चैनल से जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम और जानकारी ज्ञान की बातें बताने का प्रयास करते रहते हैं। उसी क्रम में आगामी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रेणु सुरेला जी को, जो कि राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। सबसे पहले तो रेणु जी, आपका आकाशवाणी की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। रेणु जी, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 12 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, तो इस नर्स दिवस को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों ये मनाया जाता है? वो सबसे पहले तो चिरमी चैनल के सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार और सभी को इंटरनेशनल नर्सेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि नर्सेस डे हम क्यों मनाते हैं, क्यों नर्सेस डे हमारे जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसका जो इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ डेट आता है, बर्थ एनिवर्सरी आती है। इन्होंने हमारे नर्सिंग सेवा में बहुत योगदान दिया है और नर्सिंग के अंदर इन्होंने योगदान की वजह से आज नर्सिंग डिपार्टमेंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो एक राजसी परिवार से थी, लेकिन उनका जो भाव था वो सेवा भाव था। उन्होंने अपने राजसी भाव को त्याग करके उन्होंने अपने सेवा भाव को चुना। ऐसे करके वो जब यूरोप घूमी, इजिप्ट घूमी, लेकिन वो घूमते घूमते जैसे ही वो क्रीमिया वॉर के अंदर पहुंची तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो भी घायल सैनिक है वो बहुत तरीके से परेशान है, तो उन्होंने उन घायल सैनिकों की सेवा करनी शुरू की। उन्होंने दिन रात उनकी हाइजीन को मेंटेन किया, उनकी प्रॉब्लम्स जो भी थी उनको सोल्व किया, उनकी डाइट को मेंटेन किया, उनको मेडिकेशंस दी। ऐसे करके वो दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती थी। रात को भी वो पेशेंट्स की सेवा में, सैनिकों की सेवा में लगी रहती थी। उनके हाथ में नाइट के अंदर एक लैंप भी होता था, इस वजह से उनका जो नाम है वो लेडी विथ लैंप भी पड़ा। इस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर काफी अच्छा योगदान। रेणु जी, आपसे एक बहुत ही आम सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि एक साधारण आदमी है जी, वो नहीं जानता कि नर्सिंग क्या होती है, तो मैं आपके, चूंकि आप इस पेशे से आती हैं, आप बेहतर तरीके से जानती हैं कि नर्सिंग क्या होती है। हम जानना चाहेंगे कि नर्सिंग क्या है। एक सिंपल साधारण से शब्दों में आप बताएं कि नर्सिंग क्या है। नर्सिंग सर, नर्सिंग एक मानवीय सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है। मतलब कि जितने भी आपकी जनता है सबकी सेवा करना। ये शब्द बना ही, जो लैटिन वर्ड है न्यूट्री से बना। न्यूट्री का मतलब यही होता है पालन करना, पोषण करना। मेन काम मदर का पालन पोषण होता है। उसी तरह से नर्सेस भी अपने पेशेंट्स को लाइक ए मदर पालन करती है, पोषण करती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है। उनकी जो भी शंका होती है, जो भी आशंका होती है कि पेशेंट्स आता है, एक तो डर के भाव से आता है, लेकिन हम उनके उस डर को दूर करते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करते हैं, क्योंकि पेशेंट सबसे ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ के कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है। इस तरह से नर्सिंग जो सेवा है, जो मानवीय सेवा है, उसके अंदर आती है। बिल्कुल, जैसा कि हम देखते भी हैं कि हम जैसे अस्पतालों में जाते हैं तो परिजन का डॉक्टर से तो सामना बहुत कम होता है। हाँ। लेकिन नर्सिंग स्टाफ से, क्योंकि डॉक्टर्स केवल एक परामर्श उपलब्ध करवा देते हैं, लेकिन उनको अमली जामा आपकी तरफ से ही पहनाया जाता है, जैसे ड्रिप है या फिर जो भी ड्रग्स वगैरह देनी होती है, उनको जो भी कंसल्ट हम लेते हैं उनसे कंसल्ट, या जो भी उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए उसको समझाना भी तो पड़ता है ना। पेशेंट डॉक्टर के पास सिर्फ 10 या 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रहता। उसके बाद में जब वो वार्ड में शिफ्ट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट के अंदर वो पेशेंट नर्सिंग स्टाफ के पास ही रहता है। तो उसके दिमाग में जितनी भी चीज़ें आएगी उनको सोल्व करने का सारा कार्य नर्सिंग स्टाफ ही करता है। और उसकी जो भी मेडिकेशन है, जो भी डॉक्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे, जैसे नागौर में आप पोस्टेड हैं, तो नागौर अस्पताल में आप किस प्रकार इन सेवाओं को दे रहे हैं? जी सर, जैसे पेशेंट आया है, पेशेंट आने के बाद में आता है सबसे पहले वार्ड के अंदर। वार्ड में आते ही सबसे पहला कांटेक्ट उसका नर्सिंग स्टाफ के साथ ही होता है। तो हम लोग मेन होता है कि स्माइली फेस के साथ उसको बात करते हैं, तो थोड़ा वो नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद में जितना भी डॉक्टर ने मेडिकेशंस लिखी है उसके बारे में, मतलब पहले तो हम उनको मेडिकेशंस देते हैं, फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको थोड़ा बहुत रहता है ये जानने की इच्छा कि क्या प्रॉब्लम है, वो सब हम उनको समझाते हैं। उसके जो अटेंडर्स होते हैं उनको भी हम वो सब चीज़ें समझाते हैं, और वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत होते हैं उनके, वो कम से कम 2-3 दिन, जितने भी दिन वो पेशेंट जब तक ठीक नहीं होता तब तक रहता है, तब तक वो नर्सिंग स्टाफ के कॉन्टेक्ट में ही रहता है। ऐसे करके हम नर्सिंग स्टाफ का, पेशेंट और नर्सिंग, हम IPR मेंटेन करते हैं, पर्सनल रिलेशंस दोनों के, वो मेन नर्सिंग स्टाफ के साथ ही होता है। रेणु जी, हम जानना चाहेंगे कि एक
एक डॉक्टर की भूमिका है वो एक अलग होती है। जी। वो मरीज को देखता है, उसके बाद उसको परामर्श उपलब्ध कराता है, उसको जी। जो भी प्रिस्क्रिप्शन देना है वो देता है। जी। लेकिन नर्सिंग स्टाफ की डॉक्टर्स के साथ क्या एक भूमिका रहती है वो हम जानना चाहेंगे। दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स का जो पेशा है उससे आपका पेशा किस प्रकार से अलग है। जी सर, जैसे पैसा तो हमारा जैसे नर्सिंग स्टाफ का, डॉक्टर का पेशेंट से रिलेटेड ही है, जी। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास में, पेशेंट उसके डॉक्टर को अपनी बीमारी बताएगा, 5 से 7 मिनट कंसल्ट करेगा, फिर वो आएगा नर्सिंग स्टाफ के पास में। तो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर का यही होता है मेन तो कि दोनों के बीच में जो ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं, जो डॉक्टर ऑर्डर्स दे रहा है नर्सिंग स्टाफ फॉलो कर रहा है, तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का इतना ही होता है कि डॉक्टर ऑर्डर दे रहा है और नर्सिंग स्टाफ उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन जो पेशेंट और नर्सिंग स्टाफ के साथ में जो रिलेशन होते हैं ना, वो थोड़े अलग होते हैं, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से अलग होते हैं, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा हमारे ही कॉन्टेक्ट में रहता है। तो हम तो डॉक्टर्स के ऑर्डर भी फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ में पेशेंट को मेंटली सपोर्ट भी करते हैं। और फिर डॉक्टर तो जैसे रोज के राउंड पर आते हैं 15 से 20 मिनट, लेकिन हमारा जो शिफ्टिंग का कार्य होता है 6 आवर तक और फिर नाइट में 12 आवर तक, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट के साथ नर्सिंग स्टाफ ही रहता है कॉन्टेक्ट में। तो इस तरह से नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट का जो रिलेशन होता है ना, वो ज़्यादा कॉन्टेक्ट में रहते हैं। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के एक ऑर्डर्स जो फॉलो करने होते हैं वो हम लोग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ करते हैं। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य ये है कि आप डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में एक सेतु का कार्य हाँ बिल्कुल, एक बैकबोन होती है नर्सिंग जो है, मेडिकल डिपार्टमेंट की बैकबोन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब हम जानना चाहेंगे जैसे कि ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, कुछ शल्य क्रियाएं भी होती हैं अस्पतालों में, तो उनमें कई स्थिति ऐसी आ जाती हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों को किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? इसमें क्या होता है, ओटी के अंदर जो आप पूछ रहे हो, ओटी के अंदर टीम वर्क होता है। तो उसमें नर्सिंग स्टाफ अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई है तो सबसे पहले तो खुद को शांत रखना, पेशेंस रखना पड़ता है, और उसके साथ में वो देखना पड़ता है कि अगर टीम वर्क है तो किसी मतलब टीम के अंदर डॉक्टर को भी समझ में आ सकता है, नर्सिंग स्टाफ को किसी को भी समझ में आ सकता है कि भाई उस पेशेंट के साथ में क्या हुआ है, क्या चीज़ है जिसको हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। उस टीम वर्क के साथ में ओटी के अंदर हम जो भी मतलब जैसे इमरजेंसी ड्रग्स देनी है, या पेशेंट को अगर कई बार क्या होता है कि पेशेंट डर के मारे भी वो ज़्यादा हो जाता है हाइपर वगैरह, तो उसका बीपी वगैरह बढ़ जाता है, ऐसे करके तो हमें उसको समझाना पड़ता है, मेंटली सपोर्ट भी देना पड़ता है। नर्सिंग स्टाफ का यही काम होता है कि मेंटल सपोर्ट दे और इमरजेंसी जो भी ड्रग्स है वो प्रोवाइड करे, ताकि क्योंकि जो भी एनेस्थेटिक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको ड्रग्स हम प्रोवाइड कर देते हैं फटाक से, फिर से वो क्या करते हैं जल्दी से उनको लगा देते हैं। तो ऐसे करके पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाना होता है, क्योंकि एक या तो पेशेंट तनाव की स्थिति में होगा, या फिर पेशेंट की कंडीशन पहले से वो इसी स्थिति में हमारे पास में आया है कि वो सीरियस कंडीशन में आया है। तो होता तो वो जो वातावरण है वो टेंशन से भरा होता है, लेकिन जो टीम वर्क होता है उस टीम वर्क के साथ में हम सारे मिल करके उस पेशेंट को सेटल करने का काम करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन के दौरान कई बार मरीज की मृत्यु हो जाती है और परिजन बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि ऑपरेशन से पूर्व की स्थितियां भी कुछ इसी प्रकार की होती हैं कि परिजन बहुत घबराए होते हैं या फिर मरीज बहुत घबराई हुई स्थिति में होता है। तो उस समय इन सब चीज़ों को मैनेज करना एक भारी काम होता होगा। जी बिल्कुल होता है। उस समय क्या होता है कि जैसे कि कोई पेशेंट अगर जैसे एक्सपायर हो गया या उसकी जान को खतरा हो गया, तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे पेशेंट की जान जाए या उसकी जान खतरे में आए। लेकिन इसमें होता क्या है कि कई बार अगर ऐसी कंडीशन हो गई है तो हमें इवेल्यूशन करना होता है कि गलती कहाँ पर हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, पेशेंट के लाइफ सेविंग के लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होते हैं। तो उस टाइम अगर हम स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जो परिजन होते हैं उनको गलतफहमी हो जाती है, तो उस गलतफहमी को दूर करना होता है। उनमें से किसी को कोई समझदार इंसान उसको समझाना होता है। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो उच्च अधिकारी है उनको उससे अवगत कराते हैं, और नर्सिंग स्टाफ इसमें यही काम होता है, एक तो उनको मेंटली सपोर्ट देना, दूसरे जो भी पेशेंट के रिपोर्ट्स वगैरह हैं उन सबको मेंटेन करना। अगर गलती स्वास्थ्य विभाग की है, मेडिकल डिपार्टमेंट की है, तो उसको उच्च अधिकारी तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है, ये तो आपकी पेशेवर दुनिया की जो बातचीत थी, आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया चीज़ों को। लेकिन आप एक आम गृहिणी महिला भी हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि नर्सिंग का कार्य कुछ इस तरीके का होता होगा आपका कि शिफ्ट में ड्यूटीज रहती हैं, आपको रात में भी सेवाएं देनी पड़ती है, घर से दूर रहना पड़ता है, तो किस प्रकार आप मैनेज करती हैं घर को भी और अपने काम को भी? जी सर, सबसे तो है ज़्यादा हार्ड होता है ये शिफ्टिंग वाला काम, क्योंकि हमें 7 डेज मॉर्निंग करनी होती है, 7 डेज इवनिंग और
21 डेज में 7 दिन हमें नाइट ड्यूटी थोड़ी हार्ड रहती है हमारी, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ बच्चे को भी मैनेज करना होता है, घर को भी मैनेज करना होता है, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। सुबह जल्दी उठो, क्योंकि हमारा टाइम 7:30 से शुरू हो जाता है। 7:30 से फर्स्ट शिफ्ट जो होती है 1:30 बजे तक होती है। तो सुबह जल्दी उठो, बच्चे के लिए टिफिन वगैरह तैयार करके, बच्चे को तैयार करके, हस्बैंड का भी सपोर्ट रहता है, लेकिन उसके साथ साथ में फिर उस टाइम को भी मैनेज करके चलना पड़ता है। फिर कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है। हम जानना चाहेंगे कि जैसे चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियां हैं जी, आयुर्वेद भी है, योगा है, जी। जैसा कि हम जानते हैं सरकार ने भी एक आयुष मिशन चला रखा है, तो अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में अलग अलग तरीके का इलाज है। तो क्या नर्सिंग ऑफिसर्स का ऐसे, जैसे आप फिलहाल एलोपैथी में काम कर रहे हो, तो आयुर्वेद में भी जा सकते हैं? नहीं, आयुर्वेद में नहीं इस जा तरीके का सकते। कोई स्कोप नहीं है? ठीक है। उसके लिए पूरी अलग ट्रेनिंग, जैसे एलोपैथी वाली इसके लिए अलग होती है, आयुर्वेदिक वाले के लिए अलग होती है जी। जैसे डॉक्टर्स में भी होता है ना BHMS, जी। BAMS, वैसे इसमें नर्सिंग में भी आयुर्वेदिक का अलग होता है और एलोपैथी का अलग होता है। जी रेणु जी, अब बात कर लेते हैं बाहरी दुनिया की थोड़ी सी, कि आपात स्थितियां आ जाती हैं, जैसे कई बार बाढ़ है या भूकंप है, या फिर कई स्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि जिनमें आदमी निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करना है, फर्स्ट एड भी नहीं है घर पे। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक आम आदमी जो इस तरीके की आपात स्थितियों का सामना करता है, तो उसमें नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अभी क्या मतलब भूमिका हो जाती है, उसको थोड़ा बताएं। जी सर, जैसे कि अभी क्या है कि नर्सिंग फर्स्ट एड वगैरह तो अब आए हैं, पहले के टाइम में तो कहाँ फर्स्ट एड थे, फर्स्ट एड थे ही नहीं। लेकिन उस टाइम में वही, जैसे अभी आपने बताया आयुर्वेदिक वगैरह है, आयुर्वेदिक चीज़ें होती थी उस टाइम, फर्स्ट एड उसी तरीके से। लेकिन आज के टाइम में हर घर में फर्स्ट एड मिलेगा, हर इंसान के पास फर्स्ट एड है, हर इंसान के पास सभी मेडिकल्स जो दवाएं, आज पेन किलर्स भी लोग घर के अंदर रखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अभी इसमें नर्सिंग डिपार्टमेंट में ये है कि अगर मान लो एकदम कोई आपातकाल की स्थिति हो गई, कोई युद्ध की स्थिति हो गई, कोई बाढ़ की स्थिति हो गई, तो नर्सिंग की शुरुआत ही वहीं से हुई है। क्रीमिया वॉर से जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल निकली थी, सेवा भाव से लेके उन्होंने सैनिकों की सेवा करनी शुरू की थी, तो मॉडर्न जो नर्सिंग है उसकी जो उत्पत्ति हुई वहीं से हुई है। नर्सिंग डिपार्टमेंट की आपातकाल की स्थिति में हमें सब चीज़ें, इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह तैयार करके रखनी पड़ती है, सभी आपातकाल की कंडीशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। और मान लो कोई बाढ़ के अंदर, आपातकाल के अंदर जो भी घायल हैं उनकी सेवा करनी होती है। और जैसे ही हमें जो मगर सब छूटिया उटिया सब खत्म करके, जैसे भी हमें गवर्नमेंट्स के ऑर्डर मिलते हैं, वहाँ जा करके हमें जितना भी हमें जानकारी है सब जाके वहाँ पे सेवा देनी पड़ती है। बिल्कुल। आपातकालीन स्थितियाँ तो इससे पहले भी जैसे रही हैं, जैसे कोविड के टाइम पे भी आप लोगों की भूमिका रही थी, तो उन स्थितियों को भी आपने मैनेज किया था? बिल्कुल किया था। अभी वर्तमान में जैसे भारत एक युद्ध का भी सामना कर रहा है, पाकिस्तान से बॉर्डर पे दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, तो इन स्थितियों में मतलब क्या है कि एक आम आदमी के अंदर डर है, और इस प्रकार के सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि भाई आप दवाइयों का स्टॉक रखें और बहुत सारी तैयारियां करके रखें। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे आम आदमी को कि क्या क्या उनको व्यवस्थाएं करके अपने घर में रखनी चाहिए, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में पता नहीं कब क्या हो जाए, तो किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो यही कि अभी जो भी फर्स्ट एड किट वगैरह वो सब रखें, और जितना भी हो सके महीने भर का ऐसे राशन वगैरह रखें। जैसा कि हमें गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है, ब्लैकआउट के टाइम में सब लाइट्स वगैरह ऑफ करें। इस तरह से जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है वो हमें फॉलो करने हैं, ताकि कोई भी हमारी वजह से कोई भी ऐसी स्थिति ना हो कि उससे सरकारी कार्य उनमें कोई रुकावट आए। रेणु जी, हमारे इस कार्यक्रम को हमारे कुछ युवा वर्ग से जो श्रोता हैं वो भी सुनते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा कोई युवा श्रोता नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अपने कैरियर को बनाना चाहता है, या फिर एक नर्सिंग ऑफिसर के रूप में बनना चाहता है, तो इसके लिए क्या करना होता है, वो आप शुरुआत से बताएं कि किस प्रकार से इसको एज ए कैरियर चुना जा सकता है। जी सर, उसके अंदर सबसे पहले तो 10+2 विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, और मिनिमम एज भी 17 ईयर होनी चाहिए, और ये 3 ईयर और 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है हमारी नर्सिंग की। तो उसके अंदर ये सब चीज़ें होने के साथ साथ में एक तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, और एक पेशेंस भी होना चाहिए, और जो तुरंत प्रभाव से निर्णय लेने की जो क्षमता होती है नर्सिंग स्टाफ की पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए, ये भी उसके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगी एज ए नर्सिंग ऑफिसर आम जनता को, कि अब जैसे कि स्थितियां तो आप देख रहे हैं, एक इमरजेंसी की स्थिति बनी हुई है समाज में, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए, लोगों को ये तैयारियां घर पे करके रखनी चाहिए? एक तो सर सबसे पहले तो हमें एक दूसरे की मदद करती रहनी है इस टाइम में, जी,
क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी, जो भी इमरजेंसी ड्रग्स है, जो भी इमरजेंसी घर के अंदर राशन वगैरह का सामान है, बच्चे हैं, उन सब के लिए जितनी भी जो भी चीज़ें हो सकती है सब मैनेज करके रखनी है। और जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, सबकी छुट्टियां जैसे रद्द हो गई है, तो अपने काम पर वहाँ जाके सरकारी कार्यालयों में जाके अपने कार्य पर ध्यान देना है। और जो अगर हम जितना भी उस युद्ध के अंदर अगर सहयोग कर सकते हैं उतना हमें सहयोग करना है। और अफवाहों से बचना है। हम भी श्रोताओं से ये अपील करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की अफवाहें वायरल हो रही हैं, आपको उनसे बचना है। और हमें सरकारी एजेंसियों से जो विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिलती है, सरकारी जो फरमान है, आदेश हमें प्राप्त होते हैं, उनकी हमें पालना करनी है। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अब 12 मई को हम नर्स दिवस मना रहे हैं, तो आज हमने आमंत्रित किया हमारे स्टूडियो में रेणु सुरेला जी को, जो कि आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में हैं राजकीय चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू में। आप आकाशवाणी की स्टूडियोज में आए, इतनी बहुमूल्य जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 12 मई के दिन मुझे बोलने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया।